नमस्कार, मैं चिंतन शर्मा आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है गधे के सिर पर सींग नहीं होते। एक बार एक धोबी होता है जिसकी कोई औलाद नहीं होती। वो इस बात से बहुत परेशान रहता है, लेकिन वो अपने गधे को बहुत ज्यादा प्यार करता है। एक बार वो धोबी पाठशाला के आगे से जा रहा होता है। तभी वो मास्टर को ये कहते हुए सुन लेता है कि मैंने तो बड़े बड़े गधों को इंसान बनाए हैं, तुम क्या चीज हो। दरअसल मास्टर एक बच्चे को डांट रहे थे। बस बस धोबी तो इस बात को पकड़ के बैठ जाता है और वो उसी शाम मास्टर जी के घर पे चला जाता है और उनसे 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 बहुत याचना करता है कि कृपया मेरे मेरे गधे को इंसान बना दीजिए। मास्टर जी उसे उस धोबी को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो धोबी मानता ही नहीं। मास्टर जी सोचते हैं कि गधा इंसान बन सकता है, लेकिन इस गधे को इंसान नहीं बनाया जा सकता। तो मास्टर जी बोलते हैं कि अच्छा चलो, गधे को इंसान बनाने का जो काम है वो बहुत मुश्किल होता है। तुम मुझे 2000 रुपए दे दो और 6 महीने बाद आना और तुम्हारा गधा इंसान बन चुका होगा। धोबी तो बहुत खुश हो जाता है। वो मास्टर जी को 2000 रुपए देकर और अपना गधा देकर चलता बनता है। मास्टर जी अगले दिन उस गधे को अपनी बहन को दे आते हैं और बोलते हैं, तुम मुझे 500 रुपए दे दो और इस गधे को जितना मर्जी यूज करो। और 6 महीने बाद धोबी वापस आता है मास्टर जी के पास और मास्टर जी से पूछता है कि मेरे गधे का क्या हुआ। मास्टर जी बोलते हैं कि अरे तुम्हारा गधा इंसान नहीं, शहर में कलेक्टर बन गया है। जाओ उसके पास जाओ और उससे मिलो, वो पक्का तुम्हें याद रखेगा। तो और मास्टर जी ये भी बोलते हैं कि उसका पसंदीदा खाना और डंडा लेके जाना। अगर वो तुम्हें ना पहचाने तो उसे उसका खाना दिखाना, या तो उसे, और अगर फिर भी ना पहचाने और तुम्हारे साथ बदतमीजी करे तो उसे डंडे मारना। तो धोबी चला चल पड़ता है कलेक्टर के दफ्तर। वहां पे उसे गार्ड रोक लेते हैं। वो बोलता है, अरे जो अंदर बैठा है ना वो मेरा ही बच्चा है, मुझे उसे मिलने दो। गार्ड सोचते हैं, क्या पता भाई इन्हीं का बेटा होता होगा कलेक्टर। तो वो धोबी को अंदर जाने देते हैं। धोबी कलेक्टर को जाके उसका चारा दिखाने लगते हैं। कलेक्टर ये बदतमीजी देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे तुरंत बाहर निकलवाने के लिए बोलता है गार्ड से। और धोबी तो बहुत गुस्से में आ जाता है कि इंसान, और बोलता है, अबे तू इंसान क्या बन गया, अपने मालिक को ही भूल गया। और धोबी कलेक्टर को डंडों से खूब जोर जोर से मारते हैं। और और जो गार्ड होते हैं वो धोबी को कलेक्टर के दफ्तर से बाहर निकाल देते हैं।
धोबी रोते हुए मास्टर जी के पास फिर से जाता है और बोलता है कि मास्टर जी, मेरे इस गधे को फिर से गधा बना दो, ये इंसान बनने के लायक ही नहीं है। तो मास्टर जी उससे बोलते हैं कि गधे को इंसान को गधा बनाने का जो वो है, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मुझे बस 1000 रुपए दे दो और 6 महीने बाद मिलना। तो धोबी 1000 रुपए देके मास्टर को 1000 रुपए देके चलता बनता है। मास्टर अब अपनी बहन के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि अच्छा, तुम मुझे 500 रुपए और दे दो और 6 महीने तक इस गधे को और ज़्यादा यूज़ कर लो। तो उनकी बहन तो बहुत खुश हो जाती है। 6 महीने बाद जब धोबी मास्टर जी से मिलने आता है, तो मास्टर जी बोलते हैं, मास्टर जी तब तक धोबी का गधा ले आए होते हैं। तो मास्टर जी बोलते हैं, ये लो तुम्हारा गधा। और धोबी अपना गधा लेके चलता बनता है और वो अपने गधे की खूब डंडों से जोर जोर से पिटाई करता है। धन्यवाद। सुप्रभात अध्यापिका जी, मैं रुचि गुप्ता कक्षा 10वीं अ की आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक सबक है। एक समय की बात है, एक आश्रम में रवि नाम का एक शिष्य रहता था। वह बहुत ही अधिक नटखट था। वह प्रत्येक रात आश्रम की दीवार फांदकर यहाँ वहाँ और बाहर जाता था, जो बात कोई नहीं जानता था। सुबह होने से पहले लौट आया करता था। वह सोचता था कि उसके आश्रम से घूमना फिरना किसी को नहीं पता, लेकिन उसके गुरुजी यह बात जानते थे। वह रवि को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। एक रात हमेशा की तरह रवि सीढ़ी पर चढ़ा और दीवार फांदकर बाहर कूद गया। उसके जाते ही गुरुजी जाग गए। तभी उन्होंने दीवार पर सीढ़ी लगाई देखी। कुछ घंटे बाद रवि लौट आया और अंधेरे में दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। उस वक्त उसके गुरुजी सीढ़ी के पास ही खड़े थे। उन्होंने रवि की नीचे उतरने में मदद की और बोले, बेटा, रात में तुम बाहर जाते हो तो तुम्हें अपने साथ एक गर्म शॉल अवश्य रखनी चाहिए। गुरुजी ने प्रेमपूर्ण वचनों का रवि पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। साथ ही साथ उसने गुरुजी को ऐसी गलती दोबारा न दोहराने का वचन भी दिया। धन्यवाद। आप सभी ने तंतारा व मीरो की प्रेम कथा तो ज़रूर सुनी होगी। तो आज मैं आप सभी को एक ऐसी सिंध तथा पंजाब की प्रसिद्ध लोक कथा ही सुनाने जा रही हूँ। सोहिनी अपने कुम्हार के बनाए बर्तनों पे बहुत ही सुंदर चित्रकारी करती थी, उतनी ही सुंदर जितना वह खुद थी। एक दिन एक बहुत ही धनी व्यापारी किसी व्यापार के सिलसिले में भारत आया था। वह सोहिनी के कुम्हार की दुकान से गुजर ही रहा था, पर उसकी नज़र सोहिनी पर चली गई और वह उसकी तरफ आकर्षित हुआ। ताकि वह सोहिनी के आसपास ही रहे, उसने उसी दुकान पर नौकरी करने का फ़ैसला ले लिया और तभी से उसका नाम महिवाल पड़ गया, क्योंकि वह भैंस चराने लगा। सोहिनी भी उसकी तरफ बहुत आकर्षित हुई। जब उन दोनों के बारे में बाकी अन्य लोगों को पता चला, उसे ज़बरदस्ती शादी करा दी गई। चाहे सोहिनी की शादी हो गई हो, दोनों ने मिलना न छोड़ा। रोज़ रात को सोहिनी नदी के दूसरे पार इंतज़ार करती थी महिवाल से मिलने के लिए। अगर महिवाल किसी भी कारण न आ पाता, तो सोहिनी खुद एक घड़े की मदद से तैरकर उससे मिलने चली जाती थी। परंतु एक बार सोहिनी की ननद ने ये सारी बातें जान ली थी कि वह दोनों का मिलना नहीं रुका है, इसलिए उसने जानबूझ के एक पक्के घड़े की जगह एक कच्चा घड़ा रख दिया था। जब सोहिनी वही घड़ा लेकर नदी के दूसरे ओर जाने लगी, तो वह डूब गई।
बचाने के लिए जब महिवाल भी गया उसकी तरफ तो वह भी डूब गया। और इसी तरह उन दोनों की इस प्रेम कथा को हम आज भी याद करते हैं। सुप्रभात मैम, मेरा नाम इशिका चौधरी है और आज जो मैं कथा सुनाने वाली हूँ उसका नाम है सबसे बड़ा शत्रु। तो ये कहानी कुछ इस प्रकार है कि बहुत समय पहले एक लड़का हुआ करता था। वह स्वभाव में बहुत ही गुस्सैल था। उसके इस गुस्से को देखते हुए उसके पिता ने उसे एक थैले में कीलें भर कर दी और कहा कि जब भी उसे गुस्सा आए वह उस थैले से एक कील निकालकर बाड़े में ठोक दे। धीरे धीरे करके उस लड़के का गुस्सा इतना बढ़ने लगा कि वह हर दिन 40 से 50 कीले निकालकर बाड़े में ठोकने लगा। धीरे धीरे करके थैले की कीलों की संख्या घटने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब थैला पूरा खाली हो गया। उस दिन उस लड़के ने बैठकर विचार किया कि इतनी मेहनत करने के बजाय अगर वह अपना गुस्सा काबू करने की कोशिश करता तो शायद उसे इतनी मेहनत करनी ही ना पड़ती। उस दिन से उसने अपने गुस्से को काबू में लाने की कोशिश करी और एक दिन वह भी आया जब उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। उस दिन वह बहुत खुश होकर अपने पिता के पास गया और उन्हें बताया कि पिताजी, आज तो मुझे गुस्सा आया ही नहीं। उस दिन उसके पिता ने उसे दूसरा कार्य सौंपा कि जिस भी दिन उसे बिल्कुल गुस्सा ना आए उस दिन वह बाड़े में जाकर एक कील निकाल लिया करे। धीरे धीरे करके वह लड़का रोज जाता और बाड़े से एक कील निकालकर वापस आ जाता और एक दिन वह भी आया जब उसने बाड़े से आखिरी कील निकाली। उस दिन वह बेहद ही संतुष्ट होकर अपने पिता के पास गया और उन्हें इस घटना की सूचना दी। उस दिन उसके पिता ने उसको उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख दी और बताया कि जब भी वह गुस्से में किसी भी व्यक्ति को कुछ कह देता है तो उसके शब्द उसी प्रकार उस व्यक्ति को चोट पहुंचाते हैं जिस प्रकार उन कीलों ने इस बाड़े को चोट पहुंचाई। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु है हमारा गुस्सा और हमें इसे काबू में लाने की पूर्णतः कोशिश करनी चाहिए। सुप्रभात, मैं अर्चना अरोड़ा, कक्षा 10वीं की छात्र। मेरी कहानी का शीर्षक है दो मित्र। एक बार दो मित्र राजू और काजू दूर दूसरे गांव किसी काम से जा रहे थे। वह बहुत खुश थे। मार्ग में राजू को पेड़ पर एक तलवार लटकी हुई दिखी। उसने आगे बढ़कर वह तलवार पकड़ी और खुशी से चिल्लाया, मुझे कितनी बढ़िया तलवार मिली है। तभी काजू ने उसे टोकते हुए कहा, हम दोनों साथ सफ़र कर रहे हैं, इसलिए मुझे मत कहो। तुम्हें कहना चाहिए कि हमें तलवार मिली है। तभी राजू बोला, अरे नहीं, तलवार को मैंने देखा है, इसलिए ये मेरी है। कहकर उसने तलवार बगल में दबा ली। दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगे कि तभी सामने से कुछ लोगों का झुंड आता दिखाई दिया। पास आकर उन्होंने राजू के हाथ में तलवार देखी और कहा, यही खूनी है, इसे छोड़ना मत, इसे पकड़कर जेल में डाल दो। यह सुनकर राजू बोला, लगता है हम किसी मुसीबत में पड़ गए हैं। तभी काजू ने उसे ताना मारा कि हम नहीं, सिर्फ तुम मुसीबत में फंस गए हो। याद है ना, तुम्ही ने कहा था कि यह तलवार हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें केवल अपने दुख परेशानियां ही नहीं बल्कि खुशियां भी मित्रों के साथ बांटनी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कोपल कश्यप 9वीं जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल से आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी। शीर्षक गुरु दक्षिणा। प्राचीन काल में एक गुरु थे। वे अब वृद्ध हो चले थे और अपना शेष जीवन हिमालय पर्वत पर बिताना चाहते थे, किंतु उन्हें एक समस्या थी। उनके जाने के बाद गुरुकुल का अगला गुरु कौन होगा? उनके पास 2 योग्य शिष्य थे, किंतु गुरु को समझ नहीं आ रहा था कि इनमें से अधिक योग्य कौन है। गुरु ने उन दोनों को अपने पास बुलाया और एक एक मुट्ठी गेहूं दे दी। गुरुदेव ने कहा,
कि मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ और तीर्थ से लौटने पर मुझे यह एक एक मुट्ठी गेहूँ सुरक्षित वापस दे देना। जो ऐसा करेगा मैं उसे गुरुकुल का अगला गुरु नियुक्त करूँगा। पहला शिष्य गुरु को जो भगवान मानता था, उसने गेहूं को एक पोटली में बांध कर रख दिया और रोज उसकी पूजा करता था। दूसरा शिष्य जो गुरु को ज्ञान का देवता मानता था, उसने एक मुट्ठी गेहूं को ले जाकर गुरुकुल के पीछे खेत में बो दिया। कुछ महीने बाद जब गुरुदेव वापस लौटे तो उनने अपने शिष्यों से एक एक मुट्ठी गेहूं वापस मांगी। पहला शिष्य ने गुरु को अपनी एक मुट्ठी गेहूं दिखाई जो कि पोटली में पड़े पड़े सड़ चुकी थी। गुरुदेव ने कहा, अब इसका कोई काम नहीं। गुरुदेव अपने दूसरे शिष्य के पास गए और देखा कि वो एक मुट्ठी गेहूं अब एक खेत में परिवर्तित हो चुकी थी। शिष्य ने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, मैं आपकी एक मुट्ठी गेहूं वापस नहीं लौटा पाया, किंतु ये गेहूं जो आपने मुझे एक मुट्ठी में दी थी, मैंने अब उसकी एक फसल उगा दी है। लहलहाती फसल को देखकर गुरु अति प्रसन्न हुए और उनने कहा, जो शिष्य अपने गुरु के दिए हुए ज्ञान को फैलाता है वही एक योग्य शिष्य है। मूलतः गुरु के प्रति सच्ची दृढ़ता यही है। सामान्य अर्थ में गुरु दक्षिणा का अर्थ पारितोषिक के रूप में लिया जाता है, किंतु गुरु दक्षिणा का वास्तविक अर्थ इससे कहीं ज्यादा व्यापक है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं जिया सचदेव 10वीं बी की छात्रा आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है एक चित्र में छुपी हुई उम्मीद। आप क्या चित्र बना रहे हो? एक आदमी ने पूछा, जिसका फोन बजने लगा। मैं आपको 1 मिनट में बताऊंगी पिताजी, ध्यान केंद्रित करते हुए उस छोटी सी लड़की ने कहा। उससे बताओ कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, पिताजी ने अपने फोन में चिल्लाया। उनकी आवाज़ घर के भीतर से शुरू हुई और वह ऊपर की ओर बढ़े। करीब 1 घंटे बाद वह नीचे उतरे। बेटा क्षमा करें, आपने सब सुना होगा, लेकिन व्यवसाय में वे बोलते हुए चले गए। कभी कभी चीज़ें बस योजना पर नहीं जाती हैं। परंतु उस छोटी लड़की ने उन्हें नहीं सुना। उसका ध्यान अपने काम पर केंद्रित था। तो तुम बना क्या रही हो? उसके जिज्ञासु पिता ने पूछा। मैं उम्मीद बना रही हूँ, छोटी लड़की ने कहा और उसने अपने रंग नीचे रख दिए। पिता ने उसे काम करने के लिए उकसाया और सर्वेक्षण किया और बहुत जल्द उन्होंने कहा, ये तो बादलों की तरह दिखता है। मुझे नहीं लगता कि आशा वास्तव में बनाई जा सकती है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि ये सूर्यास्त नहीं है बेटा? पिताजी आप भी ना, उसने कहा। आपको अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। सोचे कि इन बादलों ने क्या देखा होगा जैसे वे आसमान में तैर रहे होंगे। पिताजी और भी सख्त लग रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला था। लेकिन बादल कुछ देख नहीं सकते बेटा, पिताजी ने समझाया। कल्पना कीजिए कि उन्होंने किया था, उसने तुरंत कहा। मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि वे क्या देखते होंगे? और वे अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए उस लड़की ने सबसे अच्छी मदद करने की कोशिश की। उसने तस्वीर पर इशारा किया जब तक वह समझ नहीं पाए। मुझे लगता है कि वे बेटियों को देखते होंगे, उनके पिता के साथ खेलते हुए। मुझे लगता है कि वे अच्छाई देखते होंगे, बुराई पर काबू पाने के लिए। मुझे लगता है कि वे स्वतंत्र और विचित्र हैं और वे हम सभी को हमारे नाम से जानते हैं। मुझे लगता है कि वे लोगों को देखते हैं जो अंदर ही अंदर एक समान है। पिताजी की आंखें आंसुओं से भर गई और उसने अपनी बेटी को कसकर पकड़ लिया। इतने मूर्ख पिता मत बनो पिताजी, मुझे पता है चीजें ठीक हो जाएंगी। जबकि वे मेज पर बैठे हुए थे, परंतु अब हमारे पात्रों को छोड़ने का समय है। अपने बच्चों को कम मत समझिए, हम में जितना सक्षम है उससे कई अधिक बच्चे देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय जोशी है और मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। इस कहानी का शीर्षक है अंदरूनी आवाज़ें। बचपन से ही मेरे मन में कई सारे डर बैठे हुए हैं। मकड़ियों से डर, अंधेरे से डर, लेकिन मेरा एक डर है जो धीरे धीरे से बढ़ रहा है
और मुझे यह नहीं पता वह एक डरी है या सच्चाई। मेरा नाम टोनी जेडन है और मैं ऑस्टिन टेक्सास में रहता हूँ। मैं यह नहीं कह सकता कि मेरा परिवार धनवान है, लेकिन मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसी जिंदगी मिली। मैं लासा हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरा यह नया शुरू हुआ था जब मैंने हाई स्कूल शुरू किया था। मैं अपने नए स्कूल के लिए थोड़ी देर से पहुंचा और वहाँ के सारे हॉलवेज खाली थे, लेकिन तभी वहाँ मुझे एक बच्चा दिखाई दिया। उसने काले रंग की सिर से ढकी पोशाक पहनी हुई थी। मैं खूंखार दिख रहा था। मैंने उससे रूम 65 का रास्ता पूछा, पर उसने जवाब नहीं दिया। वह मुझे अपनी डरावनी हंसी से घूर रहा था, लेकिन किसी कारण उसका नीचे वाला होठ कांप रहा था। क्या वह शर्मीला था? मैंने उससे वापस रास्ता पूछा। इस बार उसने सामने वाली कक्षा की तरफ इशारा दिया। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कक्षा की तरफ भाग गया। अगले थोड़े दिन मैं बच्चे को पहचानने लगा था, लेकिन कुछ सही नहीं था। उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, बल्कि उसने कभी कोई दोस्त बनाए ही नहीं थे। वह हमेशा कैफेटेरिया के कोने में बैठ जाता। जब भी मैं उसे देखता तो वह अपने डरावने हंसी के साथ मुझे वापस घूरता। मुझे ऐसा लगने लगा कि वह मुझे हर जगह देख रहा है, चाहे वह मेरा स्कूल हो या फिर घर। मेरे माता पिता भी सोचने लगे कि मैं पागल हो रहा हूँ। उन्होंने मुझे थेरेपिस्ट के पास भी भेजा। एक पूरा साल निकल गया और मैं सिर्फ उस खूंखार हंसी के साथ जी रहा था। एक रात मेरे माता पिता अपने सालगिरह पर एक अनोखे रेस्टोरेंट गए। मैं कुछ ज्यादा ही डरपोक था, इसी वजह से मैंने सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिए और पर्दे भी लगा दिए। थोड़ी शांति पाने के लिए मैंने सोचा कि मैं आराम से नेटफ्लिक्स देख लूं। मेरे माता पिता ने अभी एक नया टीवी लिया था जिसमें फिल्म देखने में बहुत आनंद आता था, लेकिन अंदरूनी आवाज थी जो मुझसे कह रही थी कि मेरे आसपास बड़ा खतरा है। अब तो मैं भी सोचने लगा कि मैं पागल हो रहा हूँ। मुझे प्यास लगी थी तो मैं अपने लिए रसोई घर से एक ठंडा कोल्ड ड्रिंक लेने चले गया। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के नीचे कुछ था। जब मैंने ध्यान से देखा तब पता चला यह वही था, वही डरावना बच्चा जो मुझे स्कूल में घूरता रहता है। मैं शांत रहा और ऐसा नाटक करने लगा कि मुझे अपने पड़ोसी से कुछ लेना है। जब मैं घर से बाहर निकला तो मैंने याद से सारे दरवाजे और खिड़कियां बाहर से भी बंद कर दिए। मैं मुझे शीशे से अपनी खूंखासी आंखों से देख रहा था। मैंने अपने पड़ोसी से बोला कि वह पुलिस को जल्दी से फोन लगाए। थोड़ी ही देर में पुलिस पहुंच गई। उसी समय मेरे माता पिता भी आ गए। मैंने रोते रोते उन्हें गले लगाया। पुलिस ने जांच करके पता लगाया कि पीछे की खिड़की टूटी हुई थी और हमारे घर के रसोई घर से एक चाकू गायब था। पुलिस ने मुझे एक तस्वीर दिखाते हुए पूछा, क्या वो बच्चा यही था? मैंने बोला, हाँ, यह वही बच्चा है। उन्होंने मुझे बताया कि यह एक खूनी है और अगर मेरे अंदरूनी आवाजें मुझे खतरे के बारे में सूचित नहीं करती तो मैं अब तक मर चुका होता। मेरे पिता को बहुत खुशी हुई कि मैं बाल बच गया। उन्होंने मुझसे माफी भी मांगी मुझे पागल समझने के लिए। 1 महीना हो चुका है इस बात को और मुझे अभी खबर मिला कि वह खूनी पकड़ा गया है। मैं अब आराम से रह सकता हूँ। लेकिन मैंने इससे एक बहुत जरूरी बात भी सीखी। मैंने यह सीखी हमें हमेशा अपने आसपास की गतिविधियों के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। सुप्रभात, मेरा नाम अश्विका चोपड़ा है और मैं कक्षा 9वीं अ की छात्रा हूँ। आज मैं आपको अपने द्वारा लिखित एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है चौराहा। शाहपुर नाम के एक गांव में राजा नाम का एक किसान निवासी था। वह अपनी पत्नी और 2 नन्हे बालकों के साथ एक सुखी जीवन बिता रहा था। वह रोज अपने मालिक के खेत पर जाता, 1-1.5 घंटे के लिए काम करता और फिर पैसे लेकर वापस अपने घर को आ जाता। उसका घर खेत से थोड़ा ही दूर था, तो काम खत्म होते ही वह अपने घर की यात्रा शुरू कर देता था। रोज की तरह आज भी वह अपनी आमदनी लेकर घर को लौट रहा था। पहले कुछ मिनट चलने के बाद उसे यह आभास हुआ कि उसने रास्ते में कोई गलत मोड़ ले लिया है। उसे ऐसा तब लगा जब उसके सामने 2 राह आया, जो पहले कभी रास्ते में नहीं आता था। इन 2 सड़कों को वह कुछ समय तक देखता ही रहा। उसके हाथ में उसका पैसा था। वह चाहता तो एकाएक मुड़कर अपने घर को चल सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया, और वह इसलिए क्योंकि उन दोनों सड़कों के उस पार का राज उसे सताए जा रहा था। उसने ना पहले कभी यह सड़क देखी थी और ना ही कभी
किसी से इसके बारे में सुना था, तो उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। राजा ने दोनों सड़कों को अच्छे से देखा और निहारा। कुछ देर बाद उसने एक सड़क चुनी और उस पर चल दिया, परंतु उसे वह सड़क बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसे उस स्वर्ग जैसी सड़क में कोई रहस्य नहीं दिख रहा था। तो उसने न अपनी पत्नी की फिक्र की और न ही अपने नन्हे नन्हे बच्चों की, और दूसरी टूटी फूटी सड़क पर चल दिया। उसके मन में अब सिर्फ एक ही बात रह गई थी कि उसे उस सड़क का राज जानना था। बहुत देर बाद वह किसान वापस आया और सीधा अपने घर को चल दिया। उसकी परेशान बीवी लगभग रो ही पड़ी थी कि उसके पति ने उसे कुछ ऐसा बताया कि उसका सारा ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। राजा ने उसे उस सड़क के बारे में बताया। उसने उसे बताया कि सड़क के उस पार एक बड़ी सी नदी थी। उस नदी के आसपास कोई नहीं था, बस फूल थे और चिड़ियों की आवाज। उस नदी का पानी बिल्कुल ऐसा था जैसे एक चमकता हीरा, बिल्कुल साफ और स्वच्छ। वह इस बात को सोचकर हैरान था कि किसी ने भी उस नदी को ढूंढा क्यों नहीं था। इसका जवाब उसके सामने ही था, पर उसने इसे अनदेखा कर दिया था क्योंकि जवाब कुछ खास नहीं था। उस सड़क के सामने नर्क तो था, पर वह नर्क भी उसे भा गया था। उस पल के बाद उस किसान ने समझा कि जरूरी नहीं कि हर चीज वैसी ही हो जैसी हमने समझी हो। जरूरी यह है कि हम उस चीज को वैसे ही अपनाएं जैसी वो है। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम अरुणाचली है और आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है एक मदद। यह कहानी जब रमेश क्लास 9वीं में पढ़ता था। रमेश पढ़ने में बहुत ही होशियार था और पढ़ने के साथ साथ वह सबकी मदद भी जरूर करता था। एक दिन रमेश अपने घर आ रहा था, तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर गई। वह बूढ़ा आदमी एक टेम्पो से सामान को भर रहा था। बूढ़े आदमी की उम्र भी बहुत थी। उनके अनुसार काम करना अब जरूरी नहीं था, पर हो सकता है कि कोई मजबूरी हो जिसके कारण वह काम कर रहा हो। रमेश को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। वह बूढ़ा सामान भरकर वापस चला गया। रमेश रास्ते पर यही सोचता रहा कि उस बूढ़े आदमी को काम नहीं करना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों काम कर रहा था। रमेश बहुत ही दयालु भी था। उसको किसी का दुख नहीं देखा जाता था, पर वो कर भी क्या सकता था। अगले दिन भी रमेश ने उस आदमी को काम करते देखा। कुछ देर के लिए रमेश रुक गया। बूढ़ा आदमी काम करके कुछ देर वहीं पर बैठ गया और ऐसा लग रहा था कि वह काम करते करते थक गया हो और अपने लिए खाना लेकर खा लिया। फिर से वह अपना काम करने लग गया और वहां से कुछ देर बाद रमेश भी अपने घर चला गया। रमेश को वह बूढ़ा आदमी 2 दिन तक वहां पर दिखाई नहीं दिया। रमेश को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब रमेश को उस बूढ़े आदमी की चिंता होने लगी। वह यही सोच रहा था कि वह बूढ़ा आदमी क्यों नहीं आ रहा है। तभी जहां पर वह काम कर रहे थे उस जगह से उस बूढ़े आदमी का पता लिया और उन्हें देखने के लिए चल पड़ा। जब रमेश बूढ़े आदमी के घर गया तो देखा कि वहां पर बूढ़ा आदमी बीमार पड़ा है और उनके पास कोई भी नहीं है। रमेश ने बूढ़े आदमी से पूछा कि आपके साथ कौन रहता है, पर बूढ़े आदमी ने कहा कि वह तो अकेले ही रहते हैं। रमेश ने देखा कि बूढ़े आदमी को बुखार है। रमेश जल्द ही एक डॉक्टर को ले आया और उस बूढ़े आदमी को दवाई दिलाई। बूढ़े आदमी ने पूछा कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। रमेश ने सारी बात बता दी। बूढ़ा आदमी यही सोचता रहा कि ऐसा कोई भी नहीं करता है। रमेश उनके अंदर अपने दादाजी को देख रहा था और रमेश ने उन्हें कोई भी कभी नहीं काम करने दिया और अपने साथ घर ले गया और वहीं पर रहने के लिए कहा। वह बूढ़ा आदमी इस बात को नहीं मान रहा था, पर रमेश के पिता ने कहा कि आप यहाँ रह सकते हैं और हमारे गार्डन की देखभाल कर सकते हैं। इस तरह तो आप यहाँ पर रह सकते हैं और रमेश का मन भी आपको यहाँ पर रहने के लिए कर रहा है। वह बूढ़ा व्यक्ति थोड़ी देर के बाद उनके साथ रहने के लिए मान गया। एक छोटी सी मदद से एक आदमी का जीवन
मुश्किलों से बच गया और रमेश के इस काम से रमेश के पिता भी बहुत खुश हुए। उन्हें अपने लड़के के अंदर जिम्मेदारी का एहसास दिखाई दे रहा था। अगर हम कोई भी काम अपने मन से करते हैं और उसे सफलता से कर सकते हैं, यह बात बहुत अच्छी है। जीवन में परेशानी हमें कुछ भी करने नहीं देती है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको उन सभी परेशानियों से दूर जाना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद।